जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं, जो हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 14 है। इससे पहले मैंने 13 चैप्टर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग जैव मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार हमारे जैव मंडल का जो है हिस्सा क्या क्या होता है। और इससे पहले जो वीडियोस अपलोड करी हैं आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार बता जरूर देना। और एग्ज़ाम नज़दीक है तो कोशिश ये करूँगा जल्दी जल्दी जो है सारे चैप्टर कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। हमारा जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो जैव मंडल क्या है, जैव मंडल के विभिन्न घटकों का वर्णन करना है उपयुक्त उदाहरणों के साथ। तो जैव मंडल किसे कहते हैं? देखिए जैव मंडल क्या होता है, बहुत ईजी, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, जैव मंडल वह सक्रिय पट्टी है जहां जलमंडल तथा वायुमंडल मिलते हैं। देखिए स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल मिलते हैं। यह वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर रूप से 10 किलोमीटर तक, याद रखिएगा वायुमंडल की बात हो रही है। आप लोग इधर देखिए चित्र में अगर समझेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर हम बात करते हैं इसकी कि वायुमंडल की, देखिए जो जो मैं नाम बोलता जा रहा हूँ आप लोग उस पर नजर रखिएगा। और बाकी जहां पर ये सारे चीजें मिलेंगी उस मिलन बिंदु को ही क्या कहा जाता है, जैव मंडल, जहां पर जीवित प्राणी या जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब रहते हैं, तो वही चीज है। तो यहाँ वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर रूप से 10 किलोमीटर तक, और समुद्र में जहां लगभग 10.4 किलोमीटर तक गहराई तक, और पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं। तो इस वाले हिस्से में, ये छोटा हिस्सा नहीं होता, बहुत बड़ा हिस्सा है, 10-10 किलोमीटर तक का है। तो इस हिस्से को क्या कहा जाता है, जहां ये तीनों आपस में मिलते हैं उसको जैव मंडल कहा जाता है। आगे बस समझ में, तो जीवित जो है जीव पाए जाते हैं, ये विस्तृत है। तो जैव मंडल के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं। जैसे जैव मंडल की अगर हम बात करें तो जैव मंडल के निम्नलिखित घटक जो हैं क्या होंगे, जरा आप लोग देखिए। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि मोटे तौर पर पहले अजैविक तत्व आएंगे, याद रखिएगा। जैव मंडल के विभिन्न घटक की बात करेंगे तो पहले इसमें अजैविक तत्व आएंगे। अजैविक क्या होते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या है, मोटे तौर पर देखिए जो जिंदा नहीं है, जो जिंदा नहीं है, अजैविक, जैसे कि मोटे तौर पर इन घटकों में वे सभी अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं जो जीवित जीवाणुओं के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि जो जीवित हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं अजैविक। आगे बात समझ, देखिए तो जैसे ये है स्थल मंडल, भूपट्टी का ठोस भाग, या बोल सकते हैं वायुमंडल और जलमंडल, खनिज पोषक तत्व, कुछ गैसें तथा जल जैविक जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं। देखिए हमारे जिंदा रहने के लिए जैव मंडल बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आपका स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। हवा, पानी, जो भूमि है वो जीवित तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो जीवित प्राणी है उनके लिए आवश्यक है। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा तथा अवसाद खनिज पोषक तत्वों के मुख्य भंडार हैं। इसी मिट्टी में, जो मिट्टी में घास होगी और घास को खाया जानवर ने, जानवर को खाया इंसान ने, ऐसे मतलब ये साइकिल चलता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो बोला जा रहा है मृदा तथा अवसाद खनिज पोषक तत्वों के मुख्य भंडार हैं। वायुमंडल जैविक जीवन के लिए आवश्यक गैसों का भंडार है। इसी वायुमंडल में जिसमें हम सांस ले रहे हैं ये वायुमंडल है। ठीक है, तथा महासागर तरल जल, महासागर किसका भंडार होता है, तरल जल का। ठीक है, और उसमें भी जीवन रहता है, यानी मछलियाँ वगैरह उसी में जीती हैं। हम लोग पानी में तो ना जी लेंगे, लेकिन पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक रहेगा। जहाँ ये तीनों भंडार आपस में मिलते हैं वह क्षेत्र जैविक जीवन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। मृदा की ऊपरी परत और महासागरों के उथले भाग जैविक जीवन को जीवित रखने के लिए सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये अजैविक तत्व है। अजैविक तत्व वो तत्व होते हैं जो जीवित प्राणी को जिंदा रखने के लिए बहुत आवश्यक रहते हैं, जिसमें जल, थल, या बोल सकते हैं स्थल हो गया और वायु हो गई, ये हमारे लिए जीवित रखने, ये अजैविक तत्व है। ठीक है, जीवित नहीं है लेकिन फिर भी हमें जीवन दे रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आएगा जैविक तत्व। अब जैविक तत्व किसे कहते हैं वो आप लोग देखिए जरा ध्यान से। देखिए तो जैविक तत्व किसे कहते हैं, अजैविक तो पता चलेगा जो जीवित नहीं है, अजैविक क्या, जो जैविक हैं वो जो जिंदा हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणु सहित मानव पर्यावरण के तीनों जैविक घटक हैं, यानी कि हम सारे क्या हैं, ये जैविक घटक हैं। ठीक है, तो ये जिंदा है। एक तरीके से इन्हें 3 उपतंत्र भी कहा जाता है। 3 उपतंत्र क्या हैं, जरा आप ध्यान सुनेगा। उपतंत्र क्या होता है, जैसे पहला बोल रखा है पौधे।
पौधे क्या है, देखिए जैविक घटकों में पौधे सबसे महत्वपूर्ण हैं, यानी पौधे नहीं रहे तो मानव भी नहीं रहेगा। कैसे, देखिए जरा, तो जैविक घटकों में पौधे सबसे महत्वपूर्ण है, केवल ये ही प्राथमिक उत्पादक हैं, यानी पौधे उगेंगे यही प्राथमिक उत्पादक हैं। और क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए पहले वाले चैप्टर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले वाले चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, जो सूरज से ये पौधे वगैरह अपनी जो है खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये चीज है। देखिए तो द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। देखिए दो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, स्वपोषी और परपोषी किसे कहते हैं। देखिए स्वपोषी ऐसे जीवों को कहा जाएगा जो अपना खाना खुद बनाएंगे, और परपोषी ऐसे जीवों को कहा जाएगा जो अपना खाना दूसरों को बनाकर खा लेंगे, मतलब जो भी है खा लेंगे। पौधे न केवल सभी प्रकार के जैविक पदार्थों का उत्पादन करते हैं, बल्कि जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों के चक्रण एवं पुनर्चक्रण में भी मदद करते हैं। अतः पौधे सभी जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। यानी पौधे क्या हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा जीवन प्रदान करने वाले, देखिए भोजन और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं क्या, पौधे। तो पौधे क्या है, प्रथम उत्पादक हो गए, यानी कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसीलिए इसको स्वपोषी भी कहा जाता है। पेपर में एग्जाम में पूछता है स्वपोषी परपोषी किसे कहते हैं, ठीक है। ये है परपोषी और ये स्वपोषी, यानी पौधे जो हैं स्वपोषी होंगे और ये परपोषी, क्योंकि पशु दूसरे से अपना खाना बना रहे हैं। जैसे देखिए पशु दूसरा घटक हो जाएगा। देखिए जैसे बोला जा रहा है पौधे अगर प्राथमिक उत्पादक हैं तो पशु मुख्य उपभोक्ता हैं, वही जो वो है ना जानवर वगैरह पशु वगैरह, तो ये कैसे अपना खाना बना रहे हैं, पौधों को खाकर, घासों को खाकर। ये इसलिए पशुओं को विषम तंत्र कहा जाता है। पशुओं के 3 प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे पौधों द्वारा भोजन के रूप में उपलब्ध कराए गए जैविक पदार्थ का उपयोग करना, पौधे उगे वह स्वपोषी, उसको खा लिया जानवर परपोषी। समझ में ये चीज याद रखना है, भोजन को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा का वृद्धि और विकास में प्रयोग करना, ये क्या होता है, ऊर्जा का। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि वही चीज है, यहाँ दे रखा है कि ऊर्जा का वृद्धि और विकास में प्रयोग करना, ये क्या कहला रहा है, यही क्या करते हैं, पौधे वगैरह खा के अपना जीवन जीते हैं पशु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब वो सब आ जाते हैं, तो वो भी तो हमारे यहाँ ही सांस लेकर जीवित रह रहे हैं, तो ये चीज है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, फफूंदी इत्यादि आते हैं। यानी देखा होगा आपने अचार में फफूंदी लग जाती है, तो जैविक तत्व होते हैं ना, जीवित कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, जो हमें खुली आंखों से भी नहीं दिखते हैं। इसकी संख्या असीमित है, इनकी गिनती नहीं कर सकते हम लोग। इसे सामान्यतः अपघटक के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि जीवाणु मृत पौधों और पशुओं तथा अन्य जैविक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। यही छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, ये मरे हुए जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे, इन सबको खा के मिट्टी में मिला देंगे, फिर वही मिट्टी के अंदर पौधे उगेंगे, फिर वही खाएंगे, फिर मिलेंगे, फिर वो खाएंगे, ऐसे चक्र चलता रहता है। प्रक्रिया द्वारा वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपघटन की इस प्रक्रिया द्वारा वे जटिल पदार्थों को विच्छेदित तथा पृथक कर देते हैं, ताकि प्राथमिक उत्पादक अर्थात पौधे उनका दोबारा प्रयोग कर सकें। तो ये चीज़ क्या है, देखिए अब होगा क्या कि जैसे मनुष्य कोई मर गया या कीड़ा जो भी जानवर मर गया, तो यही जीवाणु, यही सूक्ष्म जीवाणु छोटे छोटे जो आंखों से नहीं दिख पाते हैं, वही उन चीज़ों को सड़ा देंगे, गला देंगे और जमीन के अंदर मिट्टी में फिर से उसको विलीन कर देंगे, मिला देंगे। फिर उसी मिट्टी के अंदर उत्पादकता जो है उत्पादन होगा, घासें वगैरह होंगी, फिर वही जानवर खाएगा, जानवर को मनुष्य खाएगा, फिर वही मरेगा, जमीन में मिलेगा, फिर जमीन की उत्पादकता फिर और बढ़ेगी, ऐसे चलता रहता है, ये चक्र बोला जाता है। फिर आता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा का यहाँ पे अर्थ ये हो जाएगा, देखिए ऊर्जा क्या है, यह जैव मंडल का तीसरा तथा अति महत्वपूर्ण घटक है। ऊर्जा हर किसी के लिए जरूरी है। जैसे पेड़ पौधों को ऊर्जा कौन देता है, सूर्य, ठीक है। जैसे यह जैव मंडल का तीसरा तथा अति महत्वपूर्ण घटक है, जिसके बगैर इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं हो पाता, और यह इस ग्रह पर प्रत्येक प्रकार के जैविक जीवन के उत्पादन तथा पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक है। इस जैव मंडल में सभी जीव मशीन की भांति कार्य करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तथा ऊर्जा के एक प्रकार को दूसरे में बदलते हैं। यानी कि याद रखिएगा, ऊर्जा कैसे, घास पौधों ने जमीन से ऊर्जा ली,
फिर उसी पौधे से, उसी घास से जानवरों ने ऊर्जा ली, फिर जानवरों से ऊर्जा खींच लिया मनुष्य ने, मनुष्य से फिर क्या होगा, मनुष्य वो विलीन हो जाएगा, मर जाएगा, जमीन में उसको दफना देंगे, खत्म हो जाएगा, तो उसको जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु, उसको मिट्टी में फिर से मिला देंगे, मिट्टी फिर घास उगाएगी, ऐसे जो है चक्र चलता रहेगा। तो जैवमंडल को चलाने के लिए होती है ये पूरी प्रक्रिया। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पृथ्वी पर कौन है, सूर्य है। आगे बात समझे, जिसके बगैर हम जैवमंडल के अतिरिक्त की अस्तित्व की तुलना कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी कि बिना सूर्य के हम इस जीवन में, या बोल सकते हैं ऊर्जा नहीं मिल सकती, यानी सूर्य ही सारी ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पे, ये तो हमें पता चल गया है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोग को कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल क्या होता है, ठीक है। इसके मिलन को, जो इसका मिलन बिंदु है वो आपको किलोमीटर वगैरह सारा याद रखना, जो मैंने उसमें बताया था, इसी को क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है। आगे बात समझ में, चलिए ये चीज हमें याद रखना। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। अब आ रहा है इसमें, परितंत्र को परिभाषित कीजिए। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की व्याख्या चित्र और उदाहरण सहित दीजिए। देखिए परितंत्र क्या होता है, परितंत्र जो हमारे आसपास का पूरा वातावरण है उसको क्या कहते हैं, देखिए जरा। परितंत्र क्या है, परितंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले घटक नियमित रूप से परस्पर क्रिया करते हुए, ध्यान सुनना, एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे इसमें सारी चीजें, उसको परितंत्र कहा जाएगा। जैसे एक एकीकृत संपूर्ण का निर्माण करते हैं, दूसरे शब्दों में भूदृश्य का कोई भाग, जमीन पर आपको कुछ भी दिखता है जिसमें जैविक और अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं, एक परितंत्र के रूप में तभी जाना जाता है जब उसके सभी घटक एक दूसरे के साथ संगठित हों। देखिए परितंत्र आप किसी चीज को कब कहोगे, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। जैसे जमीन से घास जुड़ी है, घासों से पशु जुड़े हैं, पशुओं से अन्य जानवर जुड़े हुए हैं जो भी अलग हो जाते हैं बड़े, जैसे खरगोश खरगोश को बिल्ली उल्ली खा गई, फिर बिल्ली उल्ली को कौन खा जाता है, कुत्ता उत्ता खा जाते हैं, कुत्ता उत्ता को कौन खा जाता है, शेर वेर खा जाते हैं, हिरन पिरन जो भी हो गए उसमें शेर इनको खा लेगा, फिर शेर वगैरह के ऊपर जो भी जानवर आते हैं वो सब। तो ऐसे ही मनुष्य आता है, फिर मनुष्य तो सबसे बड़ा जानवर है। ये सच्चाई बताऊं आप लोग को कि मनुष्य जो है सबसे बड़ा नरभक्षी, एक पल को जानवर कुछ होकर भी दे लेकिन मनुष्य कुछ नहीं बख्शता है ना। ये आज के टाइम की बात बता रहा हूँ। ये चीज एक परितंत्र के रूप में भी जाना जाता है। देखिए तो वही चीज है, सब एक दूसरे से जब जुड़े रहेंगे ना उसको परितंत्र कहा जाएगा। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। देखिए जब उसके सभी घटक एक दूसरे के साथ संगठित हों, जुड़े हों, जैसे उदाहरण के लिए झील या तालाब की बात हो रही है, झील और तालाब जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, झील से ही तालाब बनता है, याद रखिएगा। तालाब को अलग कर दो, झील को अलग कर दो तो ये परितंत्र नहीं है। लेकिन जब झील और तालाब दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं तो उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाता है क्या, परितंत्र कहा जाता है। आगे बात समझ में, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। जैवमंडल को एक बड़े परितंत्र के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा और क्या दे रखा है, ठीक है। अब आता है परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। आखिरकार इस पूरे परितंत्र में जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें ऊर्जा कैसे आती है, देखिए जरा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, परितंत्र मतलब समझ में आ गया ना, जो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी पिक्चर दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। देखिए एक परितंत्र में अनयोग्य क्रियाएं लगातार होती रहती है, यानी कि लगभग सारी चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, सब कुछ एक दूसरे के साथ चल रहा होता है ना। देखिए तो लगातार होती रहती हैं और घटकों तथा अपघटकों के मध्य अनयोग्य क्रियाओं में ऊर्जा प्रवाह और खनिज पोषकों का चक्रण सम्मिलित होता है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, खनिज बटोरते रहते हैं। याद रखिएगा एक चीज क्या बता रखा है यहाँ पे, देखिए जैसे इसमें क्या दे रखा है कि देखिए जरा, तो सम्मिलित होता है और ऊर्जा और खनिज क्या होते हैं, देखिए जमीन के अंदर आपको अलग अलग खनिज मिलते हैं जो हमारे लिए भी जरूरी होते हैं, जानवरों के लिए भी जरूरी है। अगर जानवर हेल्दी होंगे और वही जानवर मनुष्य खा लेगा, मनुष्य हेल्दी हो जाएगा। पेड़ पौधे को खनिज मिल रहा बढ़िया पर्याप्त मात्रा में, हर चीज़ मिल रही है। पेड़ पौधों को ये जानवर खाएंगे, जानवर भी ताकतवर होंगे, जानवरों को मनुष्य खाएगा, मनुष्य भी ताकतवर हो जाएगा। ये चीज़ है। ऊर्जा और खनिजों की गति को प्रदर्शित करने वाला एक सामान्य रेखाचित्र नीचे दिया गया है। आप लोग पहले इसको देखिए जरा, क्या बोल रखा है इसमें, देखिए इसमें दे रखा है कि सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा लिया किसने, धरातल मृदा ने।
मिट्टी ने सूरज से ऊर्जा ली, उसी मिट्टी के सहयोग से कौन फल फूल रहा है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। उसमें पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, जानवर भी आ सकते हैं, आपके क्या नाम है ये जो है मानव भी आ सकते हैं। तो इसमें बोल रखा है इन्हीं शाकाहारियों में, मांसाहारियों में, सर्वाहारी। देखिए शाकाहारी जो साग सब्जियां खाता है, मांसाहारी जो मांस खाता है, सर्वाहारी जैसे मनुष्य हर चीज खा लेता है। आगे बात सुन, देखिए उसमें क्या आता है, इन्हीं में क्या आ जाता है, पेड़ पौधे आ गए, शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जीवों में मृत शरीर। तो अगर ये मर जाते हैं, यही जानवर वगैरह या मनुष्य वगैरह कोई भी मर जाता है, तो वो किस में जो जाएगा, इसी इन्हीं में लगेंगे जीवाणु, जैसे विषाणु, जीवाणु व कवक, इनके मृत। देखिए इनके ये क्या करेगा, इनके मृत शरीर पर क्रिया व अपघटन करते रहते हैं। यही जीवाणु क्या करेंगे, इनके शरीर को बिल्कुल मिट्टी में विलीन कर देंगे और फिर क्या होगा, इन्हीं सबको क्या कर दिया जाएगा, अपघटित पदार्थ द्वारा निमुक्त ऊर्जा पोषण के रूप में मृदा तक पहुंचती है। यानी जब ये जीवाणु वगैरह इनको सड़ा गला देंगे तो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल गया तो फिर से क्या हो जाएगा, सूर्य की रोशनी से वो फिर फले फूलेगा, घास उगेगी और फिर जानवर खाएंगे और फिर वो जो है फिर ऐसे चलता रहेगा चक्रण। इसी को क्या बोला गया, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ये ऊर्जा का प्रवाह है, सूर्य से निकली हुई ऊर्जा आज फिर मिट्टी में मिल गई, मिट्टी से शुरू हुई थी और मिट्टी में ही मिल गई। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। चलिए उसी के बाद कुछ और बोल रखा है इसके नीचे, ध्यान सुनिएगा। देखिए बोला जा रहा है इसमें स्वपोषी और परपोषी आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखिए इस प्रक्रिया में ऊर्जा का हस्तांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर को होता है और इसे पोषण स्तर कहते हैं। अतः पोषण स्तर, देखिए यही जो था ना पोषण, सब लोग सारी चीज़ें पोषण ही तो ग्रहण कर रही हैं, तो बोला जा रहा है इसे पोषण स्तर कहते हैं। अतः पोषण स्तर वह स्तर या अवस्था होती है जिस पर खाद्य ऊर्जा एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरित होती है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें खाद्य श्रृंखला, जो अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, खाद्य श्रृंखला मतलब क्या होता है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, यही खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। इसमें संबंधित कार्यकलापों की चर्चा करनी होती है। जैवमंडल में मोटे तौर पर दो प्रकार के जीवित जीवों के समूह होते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी उन जीवों को कहा जाता है जो अपना अपना खाना खुद बनाते हैं, और परपोषी उन जीवों को कहा जाता है जो दूसरे जीवों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, परपोषी। तो वही चीज़ है, सिंपल सा जो मैंने बताया था अभी आपको वही आ रहा है। शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी पौधों को खाने वाले प्राणी शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी और जो वही हो गया, और जो है सर्वाहारी जो हर चीज़ खा जाता है, पौधे को भी खा लेगा, पशुओं को भी खा लेगा, जैसे मानव आ जाता है। क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है, इतना आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर आप लोग कर देना, ठीक है। चलिए अब आ जाता है जल चक्र किसे कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसी से क्वेश्चन, देखिए टॉपिक था, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, जल चक्र पूछ लेगा, आपको ऐसे लिख देना बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखिए जल चक्र क्या होता है, तो जल का यह चक्र वायु, मैंने आपको पहले वाली वीडियोज में भी पढ़ाया है कि भाई ये क्या होता है, जल चक्र किसे कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जल का यह चक्र वायु, समुद्र, जीवित पौधों और क्या बोल रखा है, देखिए जल का बोला है, जल का यह चक्र वायु, समुद्र, जीवित पौधों और प्राणियों के मध्य आदान प्रदान में मदद करता है। जल जो है जल चक्र और ऊर्जा से चलता है, यानी जल भी ऊर्जा से, यानी सूरज की रोशनी पड़ी पानी पर, वो क्या हुआ, इवापोरेट हो गया, बादल बना, फिर गिरा, फिर इवापोरेट, और यही पानी से आदमी जीवित है आज, ठीक है। देखिए महासागरों में से भारी मात्रा में जल का वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन होता है। बादलों का निर्माण एवं वर्षा हमें स्वच्छ जल आपूर्ति एवं भंडारण प्रदान करती है, यानी कि बारिश का पानी हम इकट्ठा करके रख लेते हैं, बहुत साफ पानी होता है बारिश का, क्योंकि वो इवापोरेट होकर आया है। पर अम्लीय वर्षा मत पी लेना, वरना उसमें बहुत गंदगी होती है, अभी आएगा आने वाले क्वेश्चन बताऊंगा। शून्य से कम तापमान पर वर्षा की बूंदें हिम के रूप में बदल जाती हैं। अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाए तो वो हिम बन जाएगा, यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे गोले गिरेंगे, ओले बन जाएंगे, ओले ओले बल्ले बल्ले। देखिए ओले का रूप धारण कर लेती है। जल का वर्षा हिम या तथा ओलों के रूप में स्थल और जल खंडों पर वर्षण होता है। धरातल पर वर्षा जल मृदा में रिस जाता है और वहाँ धरातलीय जल के रूप में भरा रहता है। प्राकृतिक, देखिए क्या बोला जा रहा है, प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक
कहाँ हैं हम लोग, हाँ यहाँ देखिएगा आप लोग क्या बोला जा रहा है, देखिए ओलों के रूप में जो है धारण कर लेती है। जल का वर्षा हिम तथा ओलों के रूप में स्थल और जल खंडों पर वर्षण होता है। धरातल पर वर्षा जल मृदा में रिस जाती है और वहाँ धरातलीय जल के रूप में भरा रहता है। यानी कि अलग अलग जगहों पे धरती पर क्या है, गड्ढे भी होते हैं, ऐसी चीज़ें, तो उसमें पानी पानी भरने लग जाएगा। प्राकृतिक जल स्तर अथवा जल स्तर धरातल के नीचे स्थित होता है। जल स्तर मूलाधार मृत्तिका और शैल स्तर द्वारा समर्थित होता है। धरातलीय जल स्थिर नहीं हो रहता। देखिए जमीन के नीचे जो पानी रहता है वो स्थिर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, उस पानी को तो हम निकाल ले रहे हैं ना, सारा पानी कुओं के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, आप सबके घर में जो है बोरवेल लगी है उससे निकाल ले रहे हैं, मशीनों से निकाल ले रहे हैं, बल्कि विभिन्न दिशाओं में गतिशील रहता है। कोशिका कार्य जो है द्वारा यह ऊपर आता है और धरातलीय मृदा में पहुंचता है। यानी कि जमीन से ये पानी ऊपर आता है धीरे धीरे और मिट्टी में जो है मिल जाता है, इसलिए जमीन में नमी रहती है, जहां इसे पौधे की जड़ों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। यही पानी कौन प्राप्त कर लेता है, पौधे की जड़ें जो है प्राप्त कर लेती हैं। उन्हीं से ही पौधों में पानी आएगा, पौधे अपने आप विकसित होंगे, सूर्य से ऊर्जा मिल गई, जमीन से पानी मिल गया, ये जो है स्वपोषी हो गए और पशुओं ने इनको खा लिया, पशुओं में आ गई एनर्जी। अब पशु झिंगाला लहू करेंगे, क्यों चलिए, तो आई थिंक ये सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, तो भूमंडलीय तापन किसे कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए तो भूमंडलीय तापन के विविध कारकों एवं परिणामों का वर्णन करें। भूमंडलीय तापन क्या होता है, जो भूमंडल होता है, जमीन का जो गर्मी होती है उसे क्या कहते हैं, देखिए जरा। भूमंडलीय तापन का अर्थ है भूमंडलीय तापन का धीरे धीरे बढ़ना जो है, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से मानवीय कार्यकलापों द्वारा जो है विकिरण जो है संतुलन में परिवर्तित होना। देखिए क्या बोला जा रहा है, लाइन जरा ध्यान सुनिएगा आप लोग। वहाँ देखिए भूमंडलीय तापन का अर्थ होता है जमीन से जो गर्मी आ रही है, वायुमंडलीय तापन का धीरे धीरे बढ़ना, यानी वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा तो धरती गर्म होती है और घटेगा तो धरती ठंडी हो जाएगी, बर्फ जम जाएगा। परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से मानवीय कार्यकलापों द्वारा विकिरण संतुलन में परिवर्तित होना। आज धरती पर इतनी गर्मी बढ़ रही है, वो किसके द्वारा बढ़ रही है, तो वो मानवीय कार्यकलापों द्वारा। आज हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, है ना, तो ये चीजें हैं। उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इससे विभिन्न स्तरों जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन आ जाता है। भूमंडलीय तापन हरित गृह प्रभाव के कारण हो रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो हम कर रहे हैं, खतरनाक गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, उसी की वजह से आज पृथ्वी पर क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा भयंकर जो है इतना ज़्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है। यह वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण के कारण हो रहा है। देखिए आज हम जो जंगल वगैरह खत्म करते जा रहे हैं उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। और वायुमंडल में कुछ गैसें ऐसी हैं जो हरित कक्ष यानी ग्रीन हाउस गैसों में शीशों का कार्य कर रही हैं और इनसे सूर्य की किरणें आ तो सकती हैं, परंतु उनके बाह्य अंतरिक्ष में बाहर निकलने को रोकती हैं। यानी कि अब क्या हो रहा है कि ऐसी कुछ लेयर होती है, जैसे हम बोलते हैं ओजोन परत बोलते हैं। जैसे ओजोन परत होती है, एक परत होती है जो क्या करती है, सूर्य की खतरनाक किरणों को पृथ्वी पर पड़ने से रोकती है, ठीक है। पर हम क्या कर रहे हैं, उसी परत को खत्म करते जा रहे हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ गैसेज होती है, खतरनाक गैसें, उसका हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर चीज खत्म होती जा रही है। तो बोला जा रहा है इससे क्या हो रहा है, देखिए इससे और क्या चीजें हो रही हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो परंतु उसके बाह्य अंतरिक्ष से बाहर निकलने को रोकती है। इससे वायुमंडल गर्म होता है। ये गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस कौन कौन सी गैसें होती है, पूछ लेगा कि खतरनाक गैसें कौन कौन सी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH2, क्लोरोफ्लोरो नाइट्रोक्साइड NOx, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC, इन्हीं को हरित गृह गैसों के रूप में माना जाता है। यही खतरनाक गैसें जो फ्रिज, AC इन सब से निकलता है, यही गैसें जाके चिपक रही हैं और वो नष्ट होता जा रहा है। भूमंडलीय तापन का परिणाम याद रखिएगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, तो यह अनुमान लगाया गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बढ़ने की वर्तमान दर यही रही तो वायुमंडल तापमान 21वीं शताब्दी तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, बड़ा खतरनाक जो है
बोल सकते हैं, अनुमान भी लगाया जा सकता है क्या होगा, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान पिघल जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान जैसे बहुत सी हिमानियां पीछे खिसक जाएंगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीली चोटियां पिघल जाएंगी। ये जो बर्फीली जो चोटियां होती हैं, देखिए बर्फ के जो बड़े बड़े चट्टान जैसे अंटार्कटिका वगैरह में हैं, ये सब पिघल जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर विश्व के भागों में बर्फ के भंडार गायब हो जाएंगे। यही क्या है, बर्फ के भंडार वगैरह सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो एक अनुमान के अनुसार अगर पृथ्वी की सारी बर्फ पिघल जाए तो महासागरों की सतह पर और निचले तटीय क्षेत्रों में लगभग 60 मीटर पानी बढ़ जाएगा। 60 मीटर का मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर पानी बढ़ जाना और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। भूमंडलीय तापन जो है द्वारा समुद्री जल स्तर में केवल 50 से 100 सेंटीमीटर की वृद्धि विश्व के निचले क्षेत्रों जैसे बांग्लादेश, जैसे हम बात करें बांग्लादेश, तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर होता है, इधर क्या है, हिंद महासागर। तो ये बंगाल की खाड़ी जो है में क्या होगा, ये बांग्लादेश तो पहले डूबेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो है डेल्टा सबसे बड़ा है, सुंदरबन डेल्टा। देखिए तो बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल भी जाएगा, इसी में ये जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ये भी ले डूबेगा बुरी तरीके से। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा निचला है ना ये, तो ये डूब जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि क्या बोला जा रहा है, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। तो इसी में क्या बोला जा रहा है और कि हाँ तो उसी में क्या है, शहरों जैसे संघाई, अगर संघाई की बात करें तो संघाई क्या है, चीन का एक इलाका है जो आपको इस हिस्से में पड़ेगा देखने को। देखिए ये हमारा चीन है, इधर भारत है और इस हिस्से में आपको क्या देखने को मिलेगा, संघाई। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से डूब जाएगा। ठीक है, इधर पूरा डूब जाएगा वो। और इसी में क्या आ जाएगा, देखिए सैन फ्रांसिस्को की बात करें, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का ये है जो सैन फ्रांसिस्को, ये भी जो है डूब जाएगा। ये कुछ निचले हैं इलाके जो डूब सकते हैं। ठीक है, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये जो है इसका सैन फ्रांसिस्को, ये भी बुरी तरीके डूब जाएगा। आगे बात समझो, तो इसी में बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए जो है संकेंद्र और उष्ण कटिबंधीय महासागरों में अधिक गर्म होने के कारण जो है अधिक संख्या में चक्रवात और हरिकेन आएंगे। यही हरिकेन चक्रवात होते हैं, बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है, ये पृथ्वी की इतने बड़े स्तर पर समुद्र में जो है ये सारी चीज़ें आ जाती है ना कि हर चीज़ पिघल जाएगी। आगे बस में तो हरिकेन आएगा और इस तरीके से जो है सब कुछ खत्म करके रख देगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें बताना, मुंबई, बोस्टन, चिट्टगांव और मनीला को जलमग्न कर देगा, यानी पूरा ही डुबा देगा हर किसी को। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से हर किसी को डुबा देगा। उसके बाद आ रहा है भूमंडलीय तापन में जरा सी भी वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल असर डालेगी, यानी खाने पीने की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यानी भारत विश्व का ऊपरी हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध में गेहूं उत्पादन क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के उत्तर में खिसक जाएगी और समुद्र के ऊपरी जल स्तर यानी गेहूं के उत्पादन में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ ठंडा हर तरफ हो जाएगी कि उत्पादन करना मुश्किल हो जाएगा। समुद्र के ऊपरी जल स्तर के गर्म होने से जो है महासागरों की जैविक उत्पादकता भी खत्म हो जाएगी। देखिए पानी जब हर तरफ बढ़ जाएगा, समुद्र की ऊपरी जल स्तर के गर्म होने से, पानी का ऊपरी हिस्सा जब गर्म हो जाएगा तो महासागरों में जो जैविक जीवित प्राणी है वो भी खत्म होने लग जाएंगे। ऊर्ध्वाधर चक्रण द्वारा जो है समुद्र के निचले भागों से समुद्र की सतह की ओर पोषकों का परिवहन भी कम हो जाएगा, यानी कि पोषक तत्व भी खत्म होते दिखेंगे हमें। आगे बात समझ में, तो अब हमारा आ रहा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, सतत पोषकीय विकास की परिभाषा लिखिए। सतत पोषकीय विकास को प्राप्त करने के लिए उपाय, यानी सतत पोषकीय विकास क्या होता है। देखिए यही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया था, सतत पोषकीय विकास, यानी कि जो है ब्रुटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास की परिभाषा है कि भविष्य की पीढ़ी, देखिए सतत पोषकीय विकास का मतलब क्या है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी आज बचा के रखो, वरना आने वाले टाइम पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आगे बात हम देखिए, तो बोला जा रहा है सतत पोषकीय विकास जो है ब्रुटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषकीय विकास की परिभाषा है कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति
यानी कि अर्थात आप अभी वर्तमान में जो लोग जैसे हम लोग हैं, हम अपना विकास करें, डेवलप करें, पर एक चीज याद रखें कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसको कोई भी नुकसान ना हो। मान लीजिए आज डीजल, पेट्रोल, कोयला, इन सारी चीजों का हम अंधाधुंध यूज करें, है ना, क्या आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी बचेगा? क्योंकि लिमिटेड है, धूप थोड़ी ना है जो खत्म हो जाएगी, ठीक है, धूप थोड़ी ना है, ये धूप तो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये चीजें हमेशा खत्म हो सकती हैं, कभी भी खत्म हो जाएंगी। तो ये भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना, इसी को बोला जाता है सतत पोषणीय विकास। यानी कि आप भविष्य के जो है आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए आप ये चीजों को सुरक्षित रखो। तो बोला जा रहा है सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के उपाय। आप कैसे सतत पोषणीय विकास को, यानी आने वाली पीढ़ी को कैसे आप आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रख सकते हो? तो पहला है आर्थिक विकास का पुनरुत्थान, मतलब सतत पोषणीय विकास द्वारा गरीबी को दूर करना चाहिए। यानी कि आप पहले अपना विकास करें और उससे गरीबी को दूर करें। जब गरीबी से पर्यावरण पर दबाव पड़ता है, देखिए जो गरीब रहेगा वो क्या करेगा, जो है अलग अलग चीज़ों का यूज़ करेगा। गरीब लोग रहेंगे तो पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे, वो चाहेंगे कि हमारा विकास हो, ठीक है। तो ये चीज, क्योंकि लोगों की जीवन शैली पर्यावरण का आवरण जो है अवक्रमण कर देती है। उदाहरण के लिए ईंधन के लिए, देखिए ईंधन क्या होता है हमारा, ईंधन तो हर कोई जानता है, ईंधन किसे कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सबको क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। आगे बात समझ में, तो ईंधन की बात की जा रही है, तो ये चीज है। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए वनों का काटना। गरीब लोग क्या करेंगे, जो पिछड़े हैं वो बेचारे वनों के पर जीवित रहते, फिर उनको काट उठ के क्या करेंगे, उनका अपना जीवन यापन करेंगे। तो अत्यधिक चराई, जो क्या करेंगे, पशुओं को चरवाएंगे, ये करेंगे। तो बहुत ईजी है ये चराई द्वारा मरुस्थलों का बढ़ना, यानी कि वो पूरा बंजर हो जाएगी जमीनें। तो गरीबी को खत्म करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो इन लोगों को कुछ विकल्प, आप रोक के इसको पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। मैं थोड़ा ऐसी जल्दी खींच देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। इन लोगों को कुछ विकल्प जैसे कार्यकुशलता, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, शिक्षा आदि देने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, ताकि वह क्या कर सके, अपनी आजीविका कमा सके और गरीबी से बाहर आ सके। तो इससे क्या होगा, उनका जीवन अच्छा हो सकेगा, है ना। दूसरा पॉइंट दे रखा है जनसंख्या का सतत पोषणीय स्तर, यानी कि आप जनसंख्या का भी इलाज करें। अगर जनसंख्या ऐसी दिन पर दिन विस्फोट करती गई, जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। अगर इसी तरीके से जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही तो याद रखिएगा एक टाइम पे स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा हमें, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए दिक्कतें आएंगी। भाई सबसे बड़ा कारण क्या है पूरी दुनिया बर्बाद होने के पीछे, यही चीज क्या नाम है, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है, इससे क्या हो रहा है कि जो है जनसंख्या जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी पर ये सारी चीज़ें जो हैं कम होती जाएंगी, क्योंकि लोग अपने फायदे के लिए इन चीज़ों को यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अरे ये सुन, तो उसके बाद आ रहा है मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना। देखो मनुष्य की अगर आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा तो लोग गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए तो आर्थिक विकास की वृद्धि के पुनरुत्थान के लिए यह पहली शर्त है कि यह विदित है। जब तक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तब वह विकास प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, यानी वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वो सोचने वाली बात है, जब तक आपका विकास नहीं हुआ रहेगा तब तक आप दूसरों के बारे में कैसे सोचोगे। तो वही चीज़ है, पहले लोगों का विकास करा दिया जाए, उनको गरीबी से निकाला जाए, तो मनुष्य की आवश्यक जो मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे उनको अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन और उनको आवास, ये बेसिक नीड है, जैसे पर्याप्त भोजन, उचित आवास, घर, स्वच्छ जल पूर्ति, पानी मिले, स्वस्थ जीवन मिले। तो इससे क्या हो, जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। जब कुपोषण का शिकार नहीं होंगे तो बचे रहेंगे, अच्छे से इनका जीवन चलता रहेगा। आगे बस समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखना। उसके बाद क्या है, जो है वृद्धि की गुणवत्ता को बदलना, विकास के दिग्विन्यास को बदलने। देखिए वृद्धि की गुणवत्ता को बदलना, जब हम वृद्धि या विकास कहते हैं तो हमारा अभिप्राय हमेशा आर्थिक विकास से होता है अथवा भौतिक विकास से होता है। यानी कि हम सोचते हैं घर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, पैसा आ जाए, वही होता है वृद्धि या गुणवत्ता, पर ऐसा नहीं है। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि विकास भौतिकवादी ना हो, ऊर्जा की खपत कम हो और समान रूप से वितरित करने योग्य हो। आर्थिक और सामाजिक विकास एक दूसरे को आपस में सुदृढ़ करने योग्य हो, और दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास को अच्छे सामाजिक विकास की ओर ध्यान देना
चाहिए। यानी कि अगर लोग पैसों में मजबूत रहेंगे ना, अगर वृद्धि की गुणवत्ता को बदलना है, यानी कि आप पैसों पर जोर दे रहे हो, साथ साथ आप इस चीज पर भी जोर दो कि आने वाले पीढ़ी के लिए आप बचा के रखो, बहुत सारी चीजें बचा के रखो, तो ये क्या हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। आ रही बात समझ में? लाभ ये होगा कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वृद्धि विकास होता रहेगा, है ना। कुछ पॉइंट है ये। चलिए, तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। कुछ पॉइंट हैं, बहुत ईजी हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। परिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, हरित क्रांति वाले कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने दिए नहीं, क्योंकि पहले वाली वीडियोस में आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, और इस चैप्टर में भी आगे अभी पढ़ाया था हरित क्रांति वाला, ठीक है। देखिए, ओजोन परत वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए और परिस्थितिकी तंत्र के दो प्रकारों को स्पष्ट करें। देखिए, परिस्थितिकी तंत्र की बात करें ना, तो क्या होता है, देखिए जरा, परिस्थितिकी जो है जीवों और उनके जो है पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। देखिए, परिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। यानी कि जीव जंतु जो पर्यावरण में जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपना जीवन जो उस चीज से प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं पूरी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, परिस्थितिकी कहा जाता है। जीव और पर्यावरण, जीव और यानी हम लोग भी आते हैं उसमें, जीव और पर्यावरण एक तंत्र के परस्पर क्रिया करने वाले भाग हैं, इसीलिए इस प्रकार के तंत्र का ही संक्षिप्त रूप परितंत्र है। इसी को हम परितंत्र भी कहते हैं। परिस्थितिकी यानी कि जीव और पर्यावरण का जो एक बाउंडेशन है, जो एक दूसरे को पकड़कर ये दोनों अपना विकास कर रहे हैं, उसी चीज को हमने क्या नाम दे दिया, परितंत्र नाम दे दिया, ठीक है। चलिए, तो बोला जा रहा है जिसमें एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले घटक नियमित रूप से परस्पर क्रिया करते हुए एक एकीकृत संपूर्ण का निर्माण करते हैं। यानी कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, निर्भर हैं, ठीक है। पौधे वगैरह मिट्टी पे निर्भर हैं, मिट्टी जो है वो सूर्य पर निर्भर है, उसमें जो है ये चीज़ें, फिर वही पौधे मनुष्य वो हो गए, जानवर हो गए, जानवरों से मनुष्य हैं, मनुष्य से फिर वो जीवाणु हैं, जीवाणु से फिर ये मिट्टी है, मिट्टी से ऐसे चलता रहता है। ये चीज़ हमें याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखिए, उसके बाद है, इसमें बता रखा है कि ये वही सिंपल सी है, परितंत्र के रूप में भी तभी जाना जाता है जब उसे सभी घटक एक दूसरे के साथ संगठित हों। जब सारे घटक एक दूसरे के साथ संगठित होंगे ना, तभी इसको परितंत्र बोला जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो वही चीज़ है। देखिए, स्थलीय परितंत्र किसे कहते हैं? स्थलीय परितंत्र, देखिए, जो जमीन पर, स्थल पर, यानी जमीन पर जो जीवन है, जी रहे हैं ना, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग को घेरे हुए। देखिए, हमारे यहाँ समुद्र ज़्यादा है, जमीनें कम है, तो वही चीज़ है, जमीन पर ऐसे लगभग 29% भाग को घेरे हुए हैं स्थलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र मतलब जो जमीन पर रहने वाले, जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं जीव जंतु, जैसे हम भी आ रहे हैं उसमें, तो हम 29% भाग को घेरे हुए हैं। स्थलीय परितंत्र मानव के लिए भोजन और कच्चे माल के प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ पर पौधे और पशुओं के समूहों में जो है जलीय परितंत्र से अधिक विविधता है, और स्थलीय जीवों में जो है जलीय परितंत्र भी अपेक्षाकृत सहिष्णु सीमा तक अधिक होती है। जो जीवन जी रहे हैं ना हम लोग, उसमें जल का भी रोल होता है। तो पहला तो आपका परितंत्र हो जाएगा स्थलीय परितंत्र, जो जमीन पर जीने वाले हो गए, तो उसमें घास से लेकर पूरा मनुष्य तक, फिर जीवाणु तक, फिर मिट्टी, तो ऐसे इन सारी चीज़ों को हम इसमें याद रखेंगे। उसके बाद आ रहा है स्थलीय परितंत्र की भौतिक अवस्थाओं के बारे में थोड़ा दे रखा है। स्थलीय परितंत्रों की भौतिक अवस्थाओं और जैविक समूहों पर उसकी प्रतिक्रिया में और भी जो है विभिन्नता है, इसलिए स्थलीय परितंत्र को विभिन्न उपभागों में बांटा जाए, जैसे उच्च भूमि अथवा पर्वतीय परितंत्र, जैसे हमारे यहाँ पे उच्च भूमियाँ होती हैं कुछ, और पर्वतीय परितंत्र होता है। निम्न भूमि परितंत्र जो निचले इलाकों में होता है। मरुस्थलीय परितंत्र भी होता है, जहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है, उन जगहों पे भी तो जीवन है, क्या वहाँ जीव नहीं जी रहे हैं? जी रहे हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जलीय परितंत्र, तो जो उसमें 29% भाग स्थलीय परितंत्र में जीवित था, वहीं यहाँ पे 71% भाग जलीय जीवन पर वो है पूरा, क्योंकि समुद्री भाग है, ठीक है। 71% समुद्र का वो हो गया, तो ये चीज़ याद रखना। जलीय परितंत्र, यह परितंत्र पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न रूपों से उपस्थित यानी कि 71% जल का उल्लेख करता है। स्थलीय
जो है परितंत्र की तरह जो है जलीय परितंत्र को भी विभिन्न उपभागों में बांटा जाता है। जैसे इसमें बोल लगते हैं जैसे जलीय, ज्वार नदमुख और समुद्री परितंत्र। इसमें आपको तालाब, छोटे मोटे जो हैं इसमें बोला जाए ना, देखें तो अगर हम समुद्रों से लेकर छोटे छोटे तालाब, इन ये सब जल में आ जाता है ना, पोखर वगैरह सब कुछ आ गया, तो उसमें भी तो वो भी तो उसमें भी तो जीव जी रहे हैं, तो वो स्थलीय परितंत्र था और ये जलीय परितंत्र है, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक अन्य पहलू जो जलीय परितंत्र में जीवन की विविधता का निर्माण करता है वह है जीवों की अनुकूलनशीलता। कुछ जीव अन्य रूप से जल में रहते हैं, जैसे मछली, ये सब क्या है, जल में रह रहे हैं। हम लोग थोड़ी ना पानी में रहेंगे, हम मछली थोड़ी ना, तो ये चीज हम बोले हम तो जलपरी हूँ, जलपरी थोड़ी ना आप लोग, मछली वछली सब जीती हैं पानी में, हम लोग थोड़ी ना जी लेंगे, ठीक है। जबकि कुछ जीवों को प्रकृति जल स्थलीय हैं, कुछ महत्वपूर्ण जल स्थलीय, देखो मछली वछली से पानी में रहती हैं, उसको जलीय जीव बोला जाता है। कुछ जलीय स्थलीय जीव होते हैं, जैसे आपका जो है कुछ जमीन में भी रहेंगे, जमीन पे भी रहेंगे और पानी में भी रहेंगे, जिसमें आपका जो है मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, ठीक है, दरियाई घोड़ा ये होता है हिप्पोपोटामस, देखिए अजीब सा लग रहा है ना ये, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये हो गई आपकी मछली वछली, ठीक है। देखिए तो अभी मैं बता देता हूँ इसको, दरियाई घोड़ा हो गया, उसके बाद ये सब क्या होता है, तो ये जमीनों पर जीने वाले होते हैं, मगरमच्छ वगैरह जमीन पे भी, पानी में जी जाते हैं, ठीक है। कुछ जीव या तो केवल मीठे जल में रहते हैं या कुछ खारे जल में रहते हैं। जैसे हिल्सा मछली की बात करें तो हिल्सा मछली अंतिम प्रकार का उदाहरण है। ये जो है क्या नाम है, हिल्सा मछली है, जैसे ये बता दिए हिल्सा मछली। एक होती है यहाँ पे, यही बता देता हूँ, और कुछ जो है कुछ मछलियाँ, जबकि बहुत से प्रकार की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला आदि केवल मीठे जल में, तो ये खारे जल में रह सकती है हिल्सा, और ये मीठे जल में रहती है। कौन सी, रोहू और कतला उतला, ये आपकी हिल्सा मछली हो गई, हिल्सा मछली, और ये आपकी जो है कतला मछली हो गई, ठीक है, कतला हो गई, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। उसके बाद चलो ये तो हो गया। अब एक आ जाता है अम्लीय वर्षा, किसे कहते हैं। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसे ऐसे ही। अम्लीय वर्षा क्या होता है, देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है, जैसे जब बहुत दिन बाद बारिश हो रही हो कहीं पे, ठीक है, बहुत टाइम बाद बारिश हो रही है, तो पॉल्यूशन वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह सारा ऊपर जमा होगा, तो वही चीज़ क्या होगा, वही बादल बनेगा, और वही जब ऊपर से जब गिरेगा तो एसिडिक रेन होती है, काफ़ी खतरनाक होती है। तो अम्लीय वर्षा शब्द का अर्थ होता है वायुमंडल से तर, इसलिए बोला जाता है पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, घुमौरी पमौरी सड़ जाओगे। अम्लीय वर्षा शब्द का अर्थ है वायुमंडल से तर या सूखे अम्लीय पदार्थों का पृथ्वी के धरातल पर निक्षेप। हालांकि यह खास तौर पर वर्षा से संबंधित है, परंतु प्रदूषण कण पृथ्वी के धरातल पर या तो हिम यानी यह बर्फ के तौर पे गिर सकते हैं वो, यानी कि पोल्यूशन वाला, जब अम्लीय बोल रहे हैं ना तो पोल्यूशन वाला गिरेगा, याद रखिएगा। सहीम वृष्टि और ओलों के रूप में, यानी कि बारिश हो सकती है, ओलों के रूप में भी गिर सकते हैं, अथवा कोहरा अथवा गैसों के सूखे रूप में भी पृथ्वी पर गिर सकते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को माना जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, उसमें मेन चीज सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, इन सब से जो है अम्लीय वर्षा गिरती है। परंतु इसके लिए मुख्य रूप से मनुष्य ही दोषी है, क्योंकि देखिए कारखानों में, फैक्ट्रियों में ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने ज़्यादा गैसें उत्सर्जित कर रहे हैं ना वायुमंडल में, आर्द्रता के साथ मिलकर, यानी जब ये आर्द्रता यानी नमी होती है तो उसके साथ मिलकर ऊपर जब जाता है तो यही एक बहुत बड़ा कारण बनता है। नाइट्रिक अम्ल बनाती है ऊपर, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो बाद में जब गिरता है तो पृथ्वी की सतह जो है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे देखने को हमें मिलता है खराब। इसे हम pH स्केल पर भी माप सकते हैं। कैसे मापेंगे जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए बोला जा रहा है अम्लता को एक pH, बोला है अम्लता को pH इस मापक पर मापा जा सकता है, जो हाइड्रोजन आयनों के संप्रेदन पर आधारित है। यह मापक 0 से 14 तक, देखिए 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। इसको कैसे मापा जाता है, देखिए जरा, इसका निचला भाग अत्यधिक अम्लीय को दर्शाता है, यानी जब 0 तक रहेगा तो बहुत ज़्यादा अम्लीय बारिश है, धीरे धीरे 5 तक आएगा थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, फिर धीरे धीरे नीचे जाके जो है अच्छा हो जाता है। तो वही बोला जा रहा है, ऊपर का भाग अत्यधिक क्षारीयता को दर्शाता है, जबकि पहले बताया गया है कि अम्लीय वर्षा वर्षण के बहुत से प्रकारों से संबंधित होती है। अगर हम स्वच्छ और धूल रहित वायु में वर्षा को देखें तो इनका मान 5.6 से 6.0 के बीच होगा। अगर हम अम्लीय वर्षा को देखें तो 6 तक मान लो आप लोग, 6 से ऊपर रहेगा तो काफ़ी गंदी बारिश होगी और इसमें
काफ़ी गंदा जो है अम्लीय वर्षा माना जाएगा इसको, ठीक है। वर्षा सामान्य दर पर पीएच स्केल माना जाएगा 5 से 6, और इसमें प्रवाह की सामान्य दर पीएच इसमें सामान्य माना जाएगा। खाने का सोडा, समुद्र जल, इसमें सारा आपको नीचे दिख जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला बस क्या होगा, ये आपको अम्लीय वर्षा देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना है, इसी में बता रखा है। देखिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो इसको जोरा ऊपर का जो देखिए अम्लीय अम्लता को ये मैंने बता दिया आपको 0 से 14 तक होता है। ये वाला हिस्सा मैंने बताया अभी आपको 0 से 14 तक बांटा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, तो ये चीज़ है, जब इससे ऊपर होगा यानी कि इससे ऊपर है यानी कि 0 तक जाएगा, यहाँ से ऊपर उल्टे में जाएगा तो यानी अम्लीय वर्षा काफ़ी ज़्यादा भयंकर है, ठीक है। यानी कि आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहेगा 5.6 से 6, 7, 8 ऐसे, तो अम्लीय वर्षा का जो है प्रभाव कम होता जाएगा। ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, तुरंत क्लियर। देखिए बहुत ईजी है, कठिन होता तुरंत बता देता मैं, ठीक है। आप लोग पढ़ के भी एक बार चेक कर लेना, तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो अभी स्केल दिखाया था उसको याद रखना, ठीक है। देखिए तो इसी में अगर बात करें तो यह यूरोप के उत्तरी, यूरोप और उत्तरी, देखिए विश्व में देखा जाए, विश्व वर्ल्ड मैप पे तो यहाँ यूरोप पड़ता है, ये हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये एशिया है आपका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इधर अंटार्कटिका है नीचे देखने लिखा, ठीक है। तो यूरोप हो गया, यूरोप उत्तरी अमेरिका के बहुत से हिस्सों को जो है क्या बोला जा रहा है, बहुत से हिस्सों को, हाँ देखिए ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, इस वाले हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अम्लीय वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। नॉर्वे की बात करें तो ये आपका यूरोप के इस हिस्से में नॉर्वे पड़ेगा। यूरोप के किस हिस्से में, ये हिस्सा आपका नॉर्वे है, तो नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे के 33,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों झीलों और जो है सरिताओं में मछलियां समाप्त हो गई हैं। अम्लीय वर्षा से ही सारी समाप्त हुई हैं, इतनी ज़्यादा बेकार बारिश होती है ये, ठीक है। और पिछली चौथाई शताब्दी में पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इन सब में भी देखिए, ये आप लोग एक बार पढ़ लेना तुरंत क्लियर हो जाएगा। कनाडा वगैरह इन सब के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा हुई इसमें, और कैसे कैसे जो है अम्लीय वर्षा एक खतरनाक वैश्विक समस्या है और इसका असर प्रदूषण पैदा करती है और होने के स्थान से बहुत दूर तक फैल सकता है। इसलिए जो है स्कैंडिनेविया यानी यूरोप के कुछ देशों की यहाँ पे बात हो रही है, स्कैंडिनेविया बोला जाता है इसमें देशों में यूरोप के ब्रिटिश प्रदूषण जो है के खिलाफ आपत्ति की गई है, और कनाडा ने उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी माना है। यानी देखिए जब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है तो हर कोई जानते हैं एक दूसरे को क्या मान रहा है, दोषी मान रहा है, हर कोई एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। ये तो गलत बात होती है, आपकी खुद की जिम्मेदारी भी बनती है और विश्व भर के सारे देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण को नुकसान होने से बचाएं। आगे बात समझ में, चलिए तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे इसमें। आई होप सबको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, और यही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, आप लोग को बढ़िया तरीके से याद रख लेना है। आगे बात समझ में, चलिए देखिए आई होप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जल्दी जल्दी जो है मैं सारी चीज़ें आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो हमारा 14 चैप्टर है और इसके बाद 15 चैप्टर कराऊंगा, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखी है आप लोग जरूर जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देखें। देखिए तो इस चैप्टर के अंदर जो यही सारी चीज़ें थी, खाद्य श्रृंखला वगैरह और आएगा, तो मैंने उतना खासा इसको बताया नहीं, क्योंकि देखिए तो यही चक्रण चलता रहता है। घास वगैरह जो है, घासों से जो है जो छोटे मोटे जीव जानवर वगैरह खा लिए, उन्हीं जानवरों को फिर दूसरे जानवर खाए, उनके बाद उनको और बड़े जानवर ने खा लिया, यानी मनुष्य ने खा लिया, ठीक है। आरी बात समझ में, मनुष्य क्या है, एक नरभक्षी होता है, यानी कि हर चीज़ खा लेता है ये तो सबको पता होगा, तो वही चीज़ है। तो वही ये इसमें आ जाएगा, खाद्य अगर श्रृंखला पूछेगा तो आपको ऐसे ही डिफाइन कर देना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग 15 चैप्टर करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोग को अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग प्लीज़ जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।